Hello friends, so here we are back with another informative video on our channel Mysterious History. Please subscribe our channel and press the bell icon to get the latest updates. सो फ्रेंड्स, ये है जनरलाइजेशन का पार्ट वन मेरे चैनल पर अपलोडेड है। आप उसे वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, इसके बाद इस वीडियो पर आइए। ये है जनरलाइजेशन का पार्ट टू। फर्स्ट वाले में मैंने आपको बता रखा है जनरलाइजेशन में जनरलाइजेशन होता क्या है और इसके जो लेवल्स हैं वो क्या है। अब हम इसका 1.3 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है इनविटेबिलिटी ऑफ जनरलाइजेशन। Generalizations are inevitable. All makes them or use them. Even when a historian thinks that he does not, he does. Generalizations are inherent in the very arrangement of the words. There exists one notion that the historian should gather the data of the past and arrange it in the chronological sequence. So अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जनरलाइजेशन जो है वो इनविटेबल है, होना ही होना है, अनिवार्य है। ये ऑल मेक्स देम और यूज़ देम, सभी हिस्टोरियंस इसे बनाते हैं और यूज़ भी करते हैं। इवन व्हेन अ हिस्टोरियन थिंक्स दैट ही डज नॉट, ही डज, वो बनाते हैं। चाहे उनके दिमाग में ये चल रहा हो कि वो ऐसा सोच रहे हो कि वो नहीं बना रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तब भी ऐसा होता है। क्योंकि जब तक आप किसी सोर्स का जनरलाइजेशन नहीं करते हो, आपको उसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होती है कि वो प्रॉपरली सोर्स है क्या, वो क्या कहना चाहता है, उसका मीनिंग क्या है, वो किस चीज़ से, किस कैटेगरी से रिलेट करता है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये चीज़ें हैं इसमें। ठीक है। देन अभी जनरलाइजेशन जो है वो इनहेरेंट होती हैं। ओके, दे एग्जिस्ट वन नोशन। तो एक नोशन के बारे में यहाँ पे बात की गई है, जिसके अंदर ये कहा गया है जो हिस्टोरियंस हैं उन्हें पास्ट का डेटा जो है गैदर करना चाहिए और क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में उन्हें अरेंज करना चाहिए। सीधी सी बात यह है, जब भी जनरलाइजेशन होता है तो हम सबसे पहले जो सोर्स हमें मिलता है, जो मटेरियल हिस्टोरियंस को मिलता है, उसे एक क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में ही अरेंज करना होता है, एक सीरीज़ में अरेंज करना होता है। ओके, सो वेयर अपॉन इट्स मीनिंग वुड एमर्ज और रिवेल इटसेल्फ। इन द अदर वर्ड्स, द हिस्टोरियंस टास्क is only to test the validity of the data or certify their authenticity. यहाँ पर जो डेटा की है वैलिडिटी, और पहले उसे हिस्टोरियंस का टास्क क्या है यहाँ पर, सबसे पहले हम ये समझेंगे। हिस्टोरियंस का जो टास्क है, सबसे पहले उसकी वैलिडिटी टेस्ट करें और इसके बाद उस डेटा को सर्टिफाई करें कि वो ऑथेंटिक भी है या नहीं, नॉट टू इंटरप्रेट इट, जनरलाइज अबाउट इट। द अपोजिट व्यू इज दैट सोर्स इन देम सेल्फ on their own cannot reveal their meaning. सोर्स खुद से अपने बारे में अपना मीनिंग नहीं बताते हैं, nor can a pile of notes. Okay, however meticulously collected tell the historian what to write. चाहे आप डेटा को, सोर्सेस को कितने भी मेटिकुलसली कलेक्ट करें, कितनी भी सतर्कता के साथ आराम से कलेक्ट करें, लेकिन वो हिस्टोरियन को ये कभी नहीं बताएंगे कि लिखना क्या है। The material has to be organized on the basis of some rational principles. तो यहाँ पे जो मटेरियल है उसको ऑर्गेनाइज होना चाहिए, किस बेसिस पर, सम रेशनल प्रिंसिपल्स के बेसिस पर, सम प्रिंसिपल्स ऑफ सिलेक्शन, ऑफ सम प्रिंसिपल्स और सिग्निफिकेंस ऑफ रिलेवेंस। सो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं इनके, जिसके बेसिस पर मटेरियल को ऑर्गेनाइज होना चाहिए। इवन द नोट्स टेकन ऑफ द फैक्ट्स हैव टू हैव सम प्रिंसिपल्स ऑफ सिलेक्शन, अंडरस्टैंड। Otherwise, the historian will be drawn by facts to be noted. All this is a basic fact of 3 reasons. ठीक है। So selection is necessary. सबसे पहले क्या है जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ध्यान में रखने की, सिलेक्शन इज नेसेसरी सिंस फैक्ट्स आर टू मैनी। जब भी कोई हिस्टोरियन होता है, जब भी कोई एक्सकेवेशन होती है, नॉर्मल एग्जाम्पल ले लीजिए, जब भी कोई एक्सकेवेशन होती है, वहाँ पे हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, तो वहाँ पे सिलेक्शन जो चीज़ है वो नेसेसरी है। कॉन्सिक्वेंटली एवरी हिस्टोरियन सिलेक्ट्स। ओके, क्वेश्चन इज हाउ डज ही डू इट। मोर ओवर इट इज़ नॉट इवन अ क्वेश्चन ऑफ सिलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। ये सिर्फ एक फैक्ट के सिलेक्शन का क्वेश्चन नहीं है। फॉर इवन दैट एज्यूम्स दैट फैक्ट्स आर लेइंग बिफोर द हिस्टोरियन इन द प्लेट एज इट वर। ऐसा नहीं है कि हिस्टोरियन के पास एक प्लेट में सजाए गए हैं फैक्ट्स जो हैं कि हाँ ये फैक्ट्स हैं, आप इनमें से कोई सा भी चूज़ कर लीजिए। इन रियलिटी हिस्टोरियन हैज़ टू सर्च फॉर देम एंड दैट एज्यूम सम प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। हिस्टोरियन को यहाँ पे पहले सर्च करना पड़ता है
कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं सिलेक्शंस के, जैसे मैंने ऊपर बताया आपको, उनके बेसिस पर। सेकंड, गैदर्ड फैक्ट्स हैव टू बी अरेंज्ड एंड ग्रुप्ड। सबसे पहले जो भी फैक्ट्स, जो भी मटेरियल, जो भी सोर्स मिला है, जो भी सर्च किया है, उससे अरेंज होना चाहिए और ग्रुप्ड होना चाहिए। ग्रुप्ड का मतलब यह कैटेगराइजेशन है, एक कैटेगरी के अकॉर्डिंग उसे ग्रुप्ड होना चाहिए। बोथ इन्वॉल्व एक्सप्लेनेशन एंड कोसेशन, मोटिवेशन एंड इम्पैक्ट। इन अदर वर्ड्स, एनालिसिस इज बेसिक टू हिस्ट्री एज अ डिसिप्लिन। जब तक हम किसी भी चीज़ का, किसी भी फैक्ट का, किसी भी सोर्स का एनालिसिस नहीं करेंगे तो हम उसे जनरलाइज कैसे कर सकते हैं? सीधी सी बात है। सबसे पहले हम उसका एनालिसिस करेंगे। In reality, except in a very limited sense, a fact becomes a fact only as a result of generalization. Understand? अब आपको यहाँ पर समझने वाली चीज़ ये है, एक फैक्ट तभी बनता है जब एज अ रिजल्ट ऑफ अ जनरलाइजेशन होता है। मतलब कि फैक्ट जो है वो जनरलाइजेशन का ही रिजल्ट है। अगर मैं किसी चीज़ को फैक्ट बोल रही हूँ या किसी बात को फैक्ट बोल रही हूँ तो वो फैक्ट तभी है जब मैंने उसका जनरलाइजेशन किया है, उसका प्रॉपर एनालिसिस किया है, उसका मैंने पूरा टेस्टिंग किया है, उसको ऑथेंटिसिटी उसकी टेस्ट की है। मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसके बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं, जो सब चीज़ें ध्यान में रख के मैंने उसका एनालिसिस किया है और उसके बाद जो रिजल्ट है उसका, वो उसका जनरलाइजेशन है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिखे हैं तो मैं आपको एक ही एग्जाम्पल समझाने वाली हूँ उसके बारे में। For example, a zamindar or a peasant or a slave or a capitalist looks like a fact, but it is the result of generalization. It is only after having been analyzed and explained that it can serve as a datum of the historian. अब यहाँ पर समझिए, एक ज़मींदार है, एक peasant है, एक slave है और एक capitalist है, ठीक है। ये सब एक फैक्ट्स के जैसे लगते हैं, but is the result of generalization. हम जनरलाइज कैसे करेंगे इसे, आप ये समझिए, ये एक रिज़ल्ट है जनरलाइजेशन का। जब तक हम इनके बीच का डिफरेंस नहीं जानेंगे, सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ नहीं निकालेंगे। क्या हमें चेक करना है यहाँ पर? सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ हम जब तक यहाँ पे नहीं निकालेंगे, हम इसमें से मैचेस नहीं करेंगे, हम कंट्रास्ट नहीं करेंगे, हम कंपेयर नहीं करेंगे, तब तक हम कैसे पहुँचेंगे? हमें कैसे पता चलेगा जब तक हम कंपेयर नहीं करेंगे कि डिफरेंस क्या है ज़मींदार के बीच में, प्रेजेंट के बीच में, स्लेव के बीच में, कैपिटलिस्ट के बीच में? डिफरेंस है ना यहाँ पे। तो हम जनरलाइजेशन का ही एक रिजल्ट है ये, कि हम इन चारों के बीच में जो डिफरेंस है हम उसे पहचान पा रहे हैं। हम पहचान पा रहे हैं कि ज़मींदार क्या है, पीजेंट क्या है, स्लेव क्या है, कैपिटलिस्ट क्या है। अंडरस्टैंड? ये टॉपिक आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे, सी और डी और बी, ठीक है। यहाँ साइन 6 का ले रखा है, मतलब ये जो है अब मैं थर्ड पॉइंट पे आ रही हूँ। इन एनी केस, एज सून एज वी गो बियॉन्ड नेम और डेट्स और मेयर काउंटिंग, जनरलाइजेशन कम इन। हैंस विदाउट जनरलाइजेशन नो वन कैन बी अ कंपाइलर। जनरलाइजेशन के बिना कोई भी, जनरलाइजेशन जब तक हम नहीं करते हैं, नो वन कैन बी अ कंपाइलर। इन अदर वर्ड्स, मैं आपको बताती हूँ, no complex analysis, interpretation or even narration is possible without generalization. मतलब कि जब तक in any case as soon as we go beyond name or dates or mere counting, generalization comes in. Understand? जब भी हम नाम, डेट और काउंटिंग्स के परे जाते हैं, उससे आगे बढ़ते हैं और उससे जानने की कोशिश करते हैं, जनरलाइजेशन होने लगता है। हैंस विदाउट जनरलाइजेशन वन कैन बी अ कंपाइलर। सामान्यीकरण जो है, जनरलाइजेशन अगर नहीं होगा सो हम सिर्फ एक कंपाइलर बन के रह जाएंगे। अंडरस्टैंड? नो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन और इवन नरेशंस इज पॉसिबल विदाउट जनरलाइजेशन। सो जब तक हम जनरलाइज नहीं करेंगे किसी भी फैक्ट और सोर्स को, तब तक कोई भी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन या नरेशन पॉसिबल ही नहीं है। नॉर इट इज़ पॉसिबल फॉर हिस्टोरियन टू ड्वेल डीपर देन सरफेस फिनोमिना इन अंडरस्टैंडिंग इवेंट एंड इंस्टीट्यूशन विदाउट जनरलाइजेशन। सो अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन के बिना हम कुछ भी यहाँ पे मतलब जो है अंडरस्टैंड नहीं कर सकते किसी भी इवेंट के बारे में, किसी भी इंस्टीट्यूशन के बारे में।
अंडरस्टैंड। या आप यूँ कह सकते हैं कि हम इसकी डीपर नॉलेज नहीं ले सकते हैं। पहली बात तो जब भी हम किसी सोर्स का जनरलाइजेशन करते हैं तभी हम उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज होती है, प्रॉपरली हम उसे समझ पाते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि अगर हम उसे जनरलाइज नहीं करते तो हम उसके बारे में जो ये लिखा गया है फॉर अ हिस्टोरियन टू ड्वेल डीपर देन सरफेस, सरफेस के नीचे जाके उसे समझना, समझ रहे हैं आप, उस चीज़ को समझना, ये यहाँ पे इम्पॉसिबल हो जाता है, पॉसिबल ही नहीं है जब तक हम किसी चीज़ का जनरलाइजेशन नहीं करें। तो मैं आपको एक बार दोबारा बता देती हूँ ये वाला टॉपिक। In any case, as soon as we go beyond name or dates or counting, generalization comes in। मतलब कि जब भी हम नाम, डेट और काउंटिंग के परे जाते हैं, उससे ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं, तो जनरलाइजेशन जो है वो होने लगते हैं। Hence, generalization one can be a compiler। Hence, without generalization one can be a compiler। जब तक हम जनरलाइजेशन नहीं करते तो हम सिर्फ एक कंपाइलर बन के रह जाएंगे। No complex analysis or interpretation or even narration is possible without generalization। Understand? मतलब कि यहाँ पे जब तक हम जनरलाइजेशन नहीं करते हैं तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कोई कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के इंटरप्रिटेशन की या नरेशन की। नॉर इट इज़ पॉसिबल फॉर अ हिस्टोरियन, हिस्टोरियन के लिए भी ये पॉसिबल नहीं है टू ड्वेल डीपर दैन द सरफेस फिनोमिना इन अंडरस्टैंडिंग इवेंट्स एंड इंस्टीट्यूशन विदाउट जनरलाइजेशन। विदाउट जनरलाइजेशन जो हिस्टोरियन है वो जो है सतह की गहराई के बारे में, मतलब कि वो चीज़ एक्चुअल में क्या कहना चाह रही है उसके बारे में डीपर नॉलेज नहीं ले सकता जब तक कि उसका जनरलाइजेशन ना हो। अब फोर्थ पॉइंट, बट एनालिसिस एंड कोसेशन ऑलरेडी इन्वॉल्व इन टर्न थियोरीज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कोसेशन टू कोट द फिलोसोफर सिडनी हुक एवरी फैक्ट विच द हिस्टोरियन एस्टेब्लिश प्रीसपोज्ड सम थियोरेटिकल कंस्ट्रक्शंस। तो अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे एक हिस्टोरियन है सिडनी हुक, इन्होंने कहा एवरी फैक्ट विच द हिस्टोरियन एस्टेब्लिश प्रीसपोज सम थियोरेटिकल कंस्ट्रक्शंस। मतलब कि हिस्टोरियन जो भी फैक्ट्स यहाँ पे जो है इस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है वो किसी सैद्धांतिक संरचना पर आधारित होती है। मतलब कि कोई प्रिंसिपल्स होते हैं, ऐसे प्रीसपोज प्रिंसिपल्स होते हैं जिसके ऊपर वो थियोरेटिकल कंस्ट्रक्शंस होते हैं। So, fourth point is, but analysis and causation already involved in turn theory और principles of causation। यहाँ पे क्या है, जब भी हम कोई जनरलाइजेशन कर रहे होते हैं तो एनालिसिस और causation के कुछ प्रिंसिपल्स जो हैं वो पहले से ही इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अगर causation के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आपको लेक्चर मिल जाएगा, हमारे चैनल पर अपलोडेड है, आप उसे जाके समझ सकते हैं। कोई डाउट या क्वेरी के लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। नाउ आगे मैं आपको बताती हूँ। एज पर अ फिलोसोफर सिडनी हुक एवरी फैक्ट विच द हिस्टोरियन एस्टेब्लिश प्रीसपोज सम थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्शंस। मतलब कि अब क्या कहना चाह रहे हैं ये कहना चाह रहे हैं कि हर वो फैक्ट जो हिस्टोरियन एस्टेब्लिश करता है, हर वो फैक्ट जो हिस्टोरियन एस्टेब्लिश करता है वो एक जो है थियोरेटिकल कंस्ट्रक्शन के बेसिस पर होता है। मतलब कि थियोरेटिकल कंस्ट्रक्शन के बेसिस पर ही हिस्टोरियन अपने फैक्ट्स जो है वो इस्टेब्लिश करता है। अंडरस्टैंड? अब आगे हम पढ़ेंगे। अभी एक पॉइंट है जो यहाँ पे आप लोगों को जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। दिस हैज़ अनदर पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस फॉर हिस्टोरियंस। अंडरस्टैंड? मैं आपको बताना चाहती हूँ, इवन व्हेन नो न्यू फैक्ट्स आर अनअर्थड। मतलब कि जब कोई भी न्यू फैक्ट्स ढूंढने नहीं गए हैं, सर्च नहीं हुए हैं, 2 or more हिस्टोरियन कैन वर्क ऑन द सेम थीम और सब्जेक्ट। 2 या 2 से ज़्यादा हिस्टोरियंस जो है सेम थीम पर, सेम सब्जेक्ट पर काम कर सकते हैं। दे कैन वर्क ऑन द सेम मटेरियल थ्रू द फ्रेश जनरलाइजेशन। नई जनरलाइजेशन के थ्रू वो उस काम पर वर्क कर सकते हैं। दिस इज़ पर्टिकुलरली फॉर द हिस्टोरियंस ऑफ द एंशिएंट एंड मिडिवल पीरियड। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा रेफरेंस देकर समझाती हूँ। एंशिएंट और मिडिवल पीरियड में जो भी घटनाएं हुई, जो भी इवेंट्स हुए, जो भी फैक्ट्स मिले हमें, जो भी सोर्सेज हैं उस टाइम के, उसके ऊपर जो है जनरलाइजेशंस होती रहती हैं। उसके ऊपर जो भी है एक्सकेवेशंस और भी ज़्यादा होती रहती हैं
उसके बारे में और भी नॉलेज जो है वो हिस्टोरियंस के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। वो कैसे? जब हम उसका जनरलाइजेशन करते हैं न्यू जनरलाइजेशन के मेथड के थ्रू। अंडरस्टैंड? इवन इन द एब्सेंस ऑफ न्यू सोर्सेज एंड मटेरियल, जब हमारे पास न्यू सोर्सेज और मटेरियल नहीं होते, फ्रेश अप्रोचेज एंड जनरलाइजेशन कैन प्रोड्यूस फ्रेश रिसर्च। फ्रेश अप्रोचेज और जनरलाइजेशन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं फ्रेश रिसर्च। अब सीधी सी बात है, हमारे पास कोई न्यू फैक्ट नहीं है। आप एग्जांपल ले लीजिए हड़प्पन सिविलाइजेशन का। अभी हमारे पास अगर कोई नहीं है तो अभी भी हिस्टोरियंस जो है उस टाइम के जो है इवेंट पर, उस पर्टिकुलर सिविलाइजेशन पे अभी भी वर्क कर रहे हैं। कैसे होता है ये? आप जानते होंगे, जब भी कोई थ्योरी आती है, जब भी किसी के बारे में कोई रिसर्च होती है, किसी इवेंट के बारे में रिसर्च होती है, तो उसके क्रिटिसिजम्स होते हैं। वो तभी होते हैं जब एक जनरलाइजेशन होने के बाद दोबारा जनरलाइजेशन होता है न्यू जनरलाइजेशन के मेथड के थ्रू, न्यू मेथड के थ्रू, फ्रेश जनरलाइजेशन के थ्रू। अंडरस्टैंड? अब यहाँ पर है ऑब्जेक्शंस क्या हैं जनरल, ऑब्जेक्शंस क्या क्या लगे हैं जनरलाइजेशन पर, इसकी आपत्तियाँ क्या क्या हैं। हिंदी में आपत्तियाँ कहते हैं ऑब्जेक्शंस को। So, the first objection is based on the notion that the facts are to be different from generalization and the generalization should flow out from facts. इसका आंसर हम आपको पहले ही दे चुके हैं। देखिए यहाँ पे भी लिखा है, वी हैव ऑलरेडी आंसर्ड दिस ऑब्जेक्शन एंड पॉइंटेड आउट दैट फैक्ट्स आर ऑफन मेड फैक्ट्स थ्रू जनरलाइजेशन। आपको पहले ही बताया मैंने, फैक्ट्स कब बनते हैं? जब उसका जनरलाइजेशन होता है। फैक्ट्स अपने बारे में अपना मीनिंग खुद रिवील नहीं करते हैं until we generalize it. So, okay. It is said that every event is unique and possess. Yes, every event is unique and possess and individually of its own according to this view. So society is atomistic and follows no uniformity. Understand? यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं? यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस व्यू, इस व्यू के अकॉर्डिंग सोसाइटी कैसी है? ऑटोमिस्टिक है एंड फॉलोज नो यूनिफॉर्मिटी, कोई यूनिफॉर्मिटी फॉलो नहीं करती है। बट द फैक्ट इज दैट इवन यूनिकनेस डिमांड कंपैरिजन। हमें कैसा पता चलेगा कि कोई चीज़ यूनिक है या कोई यूनिक है? जब तक हम उसका कंपैरिजन नहीं करेंगे, नॉर्मल क्या है और यूनिक क्या है, जब तक हम ये जानेंगे नहीं तब तक हम उसका कंपैरिजन नहीं कर सकते। वी कैन नॉट ग्रैस्प द यूनिक अनलेस इट इज़ कंपेयर्ड विथ समथिंग वी नो। ओके, अदरवाइज द यूनिक थिंग इज अननोनेबल, इवन अनथिंकेबल। In any case, a historian is concerned with the relation between the unique and the general. General वही normal जैसे मैंने आपको बताया. For example, Indian national revolution is unique, but its uniqueness can be grasped only by comparing it with other known revolution. हम इंडियन नेशनल रेवोल्यूशन को यूनिक कैसे कह सकते हैं? जब तक हम उसे किसी अदर रेवोल्यूशन के साथ कंपेयर नहीं करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि वो यूनिक था या नहीं? तो generalization enable a historian to constantly test what he is saying. So generalization क्या करता है यहाँ पे? enable करता है historian कि वो constantly test करता जाए कि वो क्या कह रहा है. Now at the theoretically plan, as soon as one consciously classifies or categorizes or interrelates person or events, that is make generalization, one can oneself examine what their meaning or relevance is. So as per the principle, जब भी कोई historian किसी event का classification करता है, उसे कैटेगराइज करता है या इंटर रिलेट करता है, मतलब वो जनरलाइजेशन कर रहा है और एग्जामिन करता है उसका रेलेवेंस. नेक्स्ट, एज सून एज वन हैज़ मेड अ जनरलाइजेशन, वन स्टार्ट लुकिंग फॉर फैक्ट्स विच मे कॉन्ट्रोडिक्टेड or looking for the other side. Without a generalization, one does not look for the facts which might contradict one's view. In fact, one may miss contrary facts even when they stare one in the face. ठीक है. सो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? जब भी कोई हिस्टोरियन जनरलाइजेशन करता है, वो ऐसे फैक्ट्स को देखता है जो कॉन्ट्रोडिक्ट करते हैं एक दूसरे को, जबकि या दूसरी तरफ एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं. बेसिकली वो कॉन्ट्ररी फैक्ट्स नहीं देख पाते हैं. ओके, सो
कहाँ लिखा है, ये लिखा है, वन डज नॉट लुक फॉर द फैक्ट्स विच माइट कॉन्ट्राडिक्ट वंस व्यू, इन फैक्ट वन मे मिस कॉन्ट्ररी फैक्ट्स इवन वेन दे स्टेयर वन इन द फेस, जबकि वो एक दूसरे के आमने सामने ही होते हैं, अवेलेबल होते हैं, तब भी मिस कर जाते हैं. सो दिस लुकिंग फॉर कॉन्ट्ररी फैक्ट्स इज बेसिक टू द हिस्टोरिकल डिसिप्लिन. कॉन्ट्ररी फैक्ट्स को देखना हिस्टोरिकल डिसिप्लिन में बेसिक है, दो इट इज़ ऑफन इग्नोर्ड, मतलब कि बेशक ही ऑलमोस्ट इग्नोर किए जाते हैं. नेक्स्ट, in fact quite often others have already generalized on an issue or subject. in fact quite often जब कोई historian already कोई generalization कर चुका होता है, ठीक है, the historian researching afresh on the issue can make an advance in the main or often only by testing the earlier generalization with existing or fresh evidence and thus constantly revise or negate or confirm them. So यहाँ पे हम जानने की कोशिश करेंगे क्या कहा जा रहा है. जब पहले से ही कोई जनरलाइजेशन. So next, in fact the real problem is different and may be delineated as follows. So in fact the real problem is different and may be delineated as follows. Generalization should be made explicit so they can be openly debated. जनरलाइजेशन कैसे होने चाहिए, ओपन होने चाहिए ताकि हम इसके बारे में डिबेट कर सकें. एक्सप्लिसिट होने चाहिए, सरल होने चाहिए, सीधे होना चाहिए ताकि हम इसके बारे में जान सकें और इसके बारे में ओपनली डिबेट जो है वो हो सके. द मेन प्रॉब्लम इज द लेवल ऑफ अ जनरलाइजेशन एंड ऑफ काइंड इट इज़, मतलब कि जितने तरीके की जनरलाइजेशन है, ये प्रॉब्लम है एक जो यहाँ पर बताई गई है, और इसके लेवल्स, जनरलाइजेशन के लेवल और ये जितने प्रकार की है, जितने तरीके की है, ये इसकी एक प्रॉब्लम है. द डिग्री ऑफ वैलिडिटी एंड टेंटिवनेस और ट्रूथ ऑफ द जनरलाइजेशन एंड व्हाट काइंड ऑफ प्रूफ इज यूज फॉर टू वैलिडेट इट, ये भी एक इसका प्रॉब्लम है. एंड नाउ द लास्ट पार्ट इज डी. वन शुड स्टडी हाउ टू मेक जनरलाइजेशन. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जनरलाइजेशन करना कैसे है. वन शुड स्टडी हाउ टू मेक जनरलाइजेशन एंड लर्न हाउ टू इम्प्रूव वंस कैपेसिटी टू मेक जनरलाइजेशन, टू मेक इंटरकनेक्शन. इंटरकनेक्शन का मतलब भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है कि कौन सा इंटरकनेक्शन की बात हुई है. ये लिंकेज होता है, ये पहले और बाद में जो भी इवेंट्स उसके आसपास में हुए हैं, इंटरकनेक्शन जो भी हैं उसके, उस इवेंट्स के आसपास के, उसके बारे में, ये इंटरकनेक्शन के बारे में बात की गई है. विच आर बेटर और मोर ऑथेंटिक एंड यूजफुल वंस. इन अदर वर्ड्स, when we say that a particular historian is a good historian, one means that he makes better connections and generalization apart from having technical skills and integrity as a historian. Understand? तो यहाँ पे हमने जो है inevitability of generalization जो है ख़त्म कर लिया है. कोई डाउट या क्वेरी है कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए इसके रिगार्डिंग. नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रही हूँ रोल ऑफ जनरलाइजेशन. अब भूमिका क्या है जनरलाइजेशन की. वैसे तो आप इसे समझ ही चुके होंगे कि जनरलाइजेशन की भूमिका क्या है, बट चलिए जानते हैं इसके बारे में आगे. सो दे सर्व एज द ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल फॉर हिज एंड हर डेटा, thus resolving a basic problem for the historian with a mass of untidy facts in his notes, not knowing how to put them in some type of order. So जनरलाइजेशन होने के बाद क्या होता है, जनरलाइजेशन होने के साथ क्या होता है, हिस्टोरियंस के लिए, स्कॉलर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, हिस्ट्री के जो हैं उनके लिए ईजी हो जाता है किसी भी फैक्ट को, किसी भी डेटा को एनालाइज करना, उसे ऑर्गेनाइज करना. ठीक है, जो भी तथ्य, जो भी फैक्ट्स, जो भी सोर्सेज बिखरे पड़े हैं उसे एक ऑर्डर में किस तरीके से लगाना है, ये प्रॉब्लम जो है यहाँ पे उनकी रिसॉल्व हो जाती है. सेकेंड पार्ट, दे इम्प्रूव अ हिस्टोरियंस परसेप्शन और ब्रॉडन हिज गेज. They increase his ability to grasp an ever-increasing area of reality, make more and more complex interconnections. अब आइए समझते हैं हम सेकेंड पार्ट के बारे में, जिसके अंदर ये कहा गया है सेकेंड इसमें कि जनरलाइजेशन क्या करता है, हिस्टोरियन की परसेप्शन को बड़ा करता है, इंक्रीज करता है, ब्रॉडन करता है उसका गेज, उसकी एबिलिटी
देखने की, समझने की जो क्षमता है रियलिटी को, वो और बढ़ाता है, और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इंटरकनेक्शन वो जो है बना सके और जनरलाइजेशन को और अच्छा इम्प्रूव कर सके। ये जो है पॉसिबिलिटी यहाँ पे जनरलाइजेशन के थ्रू ही हो पाती है। सो नेक्स्ट, they enable the historian to draw inference and establish chain of causation and consequence of a, or effect. In other words, they enable him to analyze, interpret and explain his date. जब जनरलाइजेशन हो जाता है, जनरलाइजेशन क्या करता है, वो हिस्टोरियंस को एनेबल करता है ताकि वो उसके बारे में एनालिसिस कर पाए, उस बारे में इंटरप्रिटेशन दे पाए, एक्सप्लेनेशन कर पाए उसकी डेट्स वगैरह के बारे में प्रॉपरली। ठीक है, नेक्स्ट, more specifically, generalization lead the historian to look for new facts and sources. Quite often, new sources can be properly grasped only through new generalizations, but very often the process is the other way around. In generalization, the search for new materials is motivated by new generalizations. मतलब कि यहाँ पे क्या कहा गया है, generalization lead the historian to look for new facts. जनरलाइजेशन क्या करता है, हिस्टोरियंस को मोटिवेट करता है एक तरीके से न्यू फैक्ट्स और सोर्सेस को मतलब के लिए देखने की, मतलब कि क्या होता है। फोर्थ पॉइंट, मोर स्पेसिफिकली जनरलाइजेशन लीड द हिस्टोरियन टू लुक फॉर न्यू फैक्ट्स एंड सोर्सेज, ताकि वो न्यू फैक्ट्स और सोर्सेज की तरफ देख पाएँ। क्वाइट ऑफन न्यू सोर्सेज कैन बी प्रॉपरली ग्रास्प्ड ओनली थ्रू न्यू जनरलाइजेशन। तो मतलब यहाँ पे न्यू जनरलाइजेशन के थ्रू ही यहाँ पे हम जो है न्यू सोर्सेज को मतलब देख सकते हैं, जान सकते हैं, उसके बारे में समझ सकते हैं। बट वेरी ऑफन द प्रोसेस इज़ द अदर वे अराउंड, मतलब कि जो प्रोसेस है न्यू जनरलाइजेशन का वो हम फ्रेश जनरलाइजेशन के थ्रू ही समझ सकते हैं। इन जनरल द सर्च फॉर न्यू मटीरियल्स इज़ मोटिवेटेड बाय न्यू जनरलाइजेशन, मतलब कि जब भी हम न्यू सोर्स के बारे में सर्च करते हैं, न्यू मटेरियल के बारे में सर्च करते हैं, तो ये हम मोटिवेशन कहाँ से लेकर आते हैं, न्यू जनरलाइजेशंस के थ्रू। जब भी हम न्यू जनरलाइजेशन करते हैं तो हमें ज़रूर उसके बारे में कुछ न्यू मटेरियल, न्यू फैक्ट्स, कुछ भी न्यू मिलता ही है। अब कभी भी देखिए, अब ऐसा तो है नहीं कि कोई एक्सकेवेशन एक बारी हुई तो एक ही बारे में उसके बारे में हमें सब कुछ पता चल गया, ऐसा नहीं होता। कभी भी धीरे धीरे जान पाते हैं हम उसके बारे में। एक बार जनरलाइजेशन हुआ उसका, एक बारी उसके बारे में जो है थ्योरीज आई, एक बारी उसके बारे में पता चला हमें, इसके बाद और एक्सकेवेशंस होती हैं, हम उसे जानने के लिए ही और सब कुछ करते हैं, तब हमें पता चलता है उसके बारे में। सो दिस इज़ जस्ट अ रेफरेंस। ओके, नेक्स्ट, generalization helps the historian to avoid empiricism or literalism, that is taking the sources at their face value or literal meaning. Instead, he is led to establish their significance and relevance in his narrative. So यहाँ पे आपको जो बताया गया है मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। सो जनरलाइजेशन हेल्प्स द हिस्टोरियंस टू अवॉइड एम्पिरिसिज्म और लिटरलिज्म, मतलब कि यहाँ पे जनरलाइजेशन क्या करता है, अवॉइड करता है, ताकि मतलब अवॉइड करता है हिस्टोरियंस का एम्पिरिसिज्म और लिटरलिज्म को अडॉप्ट करना। जनरलाइजेशन हेल्प करता है, हेल्प द हिस्टोरियंस टू अवॉइड एम्पिरिसिज्म और लिटरलिज्म। एम्पिरिसिज्म क्या है, जो उनका खुद का अनुभव है, अनुभववाद को, और लिटरलिज्म अक्षरस, हिंदी में इसे कहेंगे अक्षरस अनुसरणवाद, मतलब कि लिटरलिज्म जो उसका लिटरल मीनिंग है सेम वही रिवेल कर देना, सेम वही लिख देना, या अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर, अपने इंडिविजुअल एक्सपीरियंस के बेसिस पर हम उस पर्टिकुलर मटेरियल के बारे में नहीं बता सकते हैं, उसको जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। सो जनरलाइजेशन जो है हमें ये अवॉइड करने में हेल्प करता है, दैट इज़ टेकिंग द सोर्स एट देयर फेस वैल्यू और लिटरल मीनिंग, वही मैंने बताया आपको। इंस्टेड ही इज़ लेड टू एस्टेब्लिश देयर सिग्निफिकेंस और रिलेवेंस इन हिज नरेटिव। ठीक है, सो यहाँ इसके बदले हिस्टोरियन को अपने एनालिसिस में उसकी इम्पोर्टेंस और उसका रिलेवेंस नरेट करने के लिए यहाँ पे हेल्प करता है। नेक्स्ट हम जानेंगे नेक्स्ट पॉइंट, जनरलाइजेशन enable a historian to constantly test what he is saying, मतलब कि जनरलाइजेशन से
So next topic, sources of generalization. It should be realized in the very beginning that no general rule or standard procedure exists for driving generalization. However, several sources for the purpose do exist. So यहाँ पे generalization बनाने के लिए कोई एक particular standard procedure या general rule नहीं है. यहाँ पे several sources हैं जो generalization बनाने में help करते हैं. Okay, so चलिए डिस्कस करते हैं इसके बारे में. अ मेजर सोर्स इज़ द प्रीवियस राइटिंग्स. तो क्या है यहाँ पे मेजर सोर्स? प्रीवियस राइटिंग्स और एनी सब्जेक्ट ऑन एनी सब्जेक्ट विच ऑफन कंटेन डिफरेंट जनरलाइजेशन. क्योंकि क्या होता है, इसमें बहुत सारी जनरलाइजेशन होती हैं. किसी भी सब्जेक्ट की हम प्रीवियस जो है राइटिंग्स हम चेक कर सकते हैं, उसमें बहुत सारी जनरलाइजेशन पहले से ही कंटेंट होंगी. सो Another major source consists of other social science. For example, generalization regarding individuals' behavior and motivation, mass behavior or behavior of crowds, role of tradition, role of family, caste outlook and behavior, economic theory of history, functioning of political system, social anthropology, linguistics, and so on. These sources of generalization are especially important in view of this changed nature of historical discipline in India in the last 50 years or so. History is no longer seen merely in terms of war and diplomacy or from the point of view of the upper class or ruling group or males. It now pertains more to study of society, economy, wider political movement, cultural daily life, suppressed, dominated and marginal groups such as women, lower caste and tribal groups, ecology, medicine, sports, etc. So यहाँ पे क्या कहा गया है? Another main sources जो है वो consist करते हैं another social science के ये examples दिए हुए हैं कि another major source जो हमारे पास है वो social science है, जिसमें ये सब चीज़ें consist करती हैं. जैसे कि इसमें बताया गया mass behavior और बिहेवियर ऑफ क्राउड्स, रोल ऑफ ट्रेडिशन, रोल ऑफ फैमिली, कास्ट आउटलुक, ये सब चीज़ें जो हैं कंसिस्ट करती हैं. नेक्स्ट, थियोरीज ऑफ हिस्ट्री, सोसाइटी, कल्चरल एंड पॉलिटिक्स सच एज दोज ऑफ मार्क्स, वेबर, फ्रूड आर अनदर मेजर सोर्स ऑफ द जनरलाइजेशन. तो मार्क्स, वेबर और फ्रूडल ने एक ये थ्योरीज दी हैं, थ्योरीज ऑफ हिस्ट्री, सोसाइटी, कल्चरल एंड पॉलिटिक्स पे. ये मेजर सोर्सेज है जनरलाइजेशन की, वो आप पढ़ सकते हैं. ठीक है. Historians also derive generalization from the study of the present. For example, movement of Dalits or anti-caste groups and of the tribal people. Similarly, popular discontent and opposition movement can throw up many generalization pertaining to the Indian national movement. So यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? यहाँ पे कहा जा रहा है हिस्टोरियंस जो है वो प्रेजेंट का एनालिसिस से भी जनरलाइजेशन बनाते हैं. प्रेजेंट को एनालाइज करके हम काफ़ी चीज़ों के एग्जांपल ले सकते हैं. यहाँ पे एक दलित ये जो एग्जांपल दिया हुआ है मूवमेंट ऑफ दलित्स का दिया हुआ है. तो मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताती हूँ प्रीवियस एंशिएंट हिस्ट्री का. ठीक है. एंशिएंट हिस्ट्री में हमें जो भी एक्सकेवेशंस में हमें जो भी आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स मिले हैं, फैक्ट्स मिले हैं, जो भी चीज़ें मिली हैं, हम उसे कैसे जान पाते हैं? हम उसे अपने प्रेजेंट से रिलेट करके ही जान पाते हैं. सो यही वो तरीका है, हम प्रेजेंट के साथ इंटर रिलेट करते हैं अपने पास्ट को और उसका एनालिसिस करते हैं, उसके बीच में सिमिलैरिटीज़ डिससिमिलैरिटीज़ को मैच करते हैं, कंपेयर करते हैं. ये प्रॉपर एनालिसिस जो होता है ये जनरलाइजेशन लेकर आता है, उसके रिजल्ट्स जो होते हैं वो जनरलाइजेशन लेकर आते हैं. Understand? So next one is many generalization are derived from life. कुछ जनरलाइजेशन जो होते हैं वो लाइफ के एक्सपीरियंस से भी बनते हैं, मतलब हम उसमें अपने लाइफ को भी इन्वॉल्व करते हैं. एज देख लीजिए इसका पार्ट ए जो लिखा है, कॉमन सेंस इज़ अ मेजर सोर्स. इन फैक्ट मैनी हिस्टोरियन हु डू नॉट एक्सेप्ट द नीड ऑफ अ कॉन्शियस प्रोसेस of acquiring generalization use their common sense as their usual source of generalization. तो यहाँ पे किसका यूज़ करते हैं? वो कॉमन सेंस का यूज़ करते हैं. ऐसे हिस्टोरियन जो एक्सेप्ट नहीं करते हैं एक कॉन्शियस प्रोसेस को, जनरलाइजेशन को एक्वायर करने के लिए, वो यहाँ पर अपनी कॉमन सेंस का यूज़ करके ही जनरलाइजेशन जो है वो बनाते हैं.
अनदर यूजुअल सोर्स इज हिस्टोरियंस पर्सनल एक्सपीरियंस और लाइफ एक्सपीरियंस। सो यहाँ नेक्स्ट वाला जो बोला गया है, ये कह रहे हैं कि हिस्टोरियन जो है अपना पर्सनल एक्सपीरियंस और लाइफ एक्सपीरियंस को जो है जनरलाइजेशन बनाने में यूज़ करता है। हालांकि यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस होते हैं, एज एरियाज ऑफ वंस एक्टिविटी, क्वालिटी ऑफ लाइफ, वन स्टेटस और पोजीशन इन द लाइफ, अलॉन्ग वंस अपब्रिंगिंग, उसकी अपब्रिंगिंग कैसी है, उसका स्टेटस कैसा है, उसकी पोजीशन कैसी है, उसकी लाइफ की क्वालिटी कैसी है, कैसा जीवन वो जीता है, और उसका एक्टिविटी एरिया कैसा है, मतलब कौन सी ऐसी एरियाज़ है जहाँ वो एक्टिव है, क्या करता है वो, ये सब चीज़ें जो हैं बहुत मैटर करती है अगर वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, अपने लाइफ एक्सपीरियंस से जनरलाइजेशन कर रहा है। ओके, एंड द लास्ट वन इज़ we also derive generalization from active data collection, that is from systematic analysis of the sources. so यहाँ पे क्या है, हम active data collection के थ्रू sources, हम active data collections के थ्रू यहाँ पे systematic तरीके से एनालाइज करके जनरलाइजेशन करते हैं। मतलब कि हम जो डेटा कलेक्ट करते हैं वो एक्टिव होना चाहिए, उसका सिस्टमेटिक एनालिसिस करते हैं और उससे जनरलाइजेशन करते हैं। ये होना यहाँ पे जो है मैंडेटरी है, ये एक सोर्स है जनरलाइजेशन का। ऑल्दो ये जनरलाइजेशन करने में उतनी हेल्प नहीं करते हैं जितनी जनरलाइजेशन की टेस्टिंग करने में होती है, ठीक है। हाउएवर दिस डज नॉट मच सो मच हेल्प इन एक्वायरिंग ऑफ जनरलाइजेशन बट द टेस्टिंग ऑफ जनरलाइजेशन। इन अदर वर्ड्स वन डज नॉट फर्स्ट गैदर और टेक नोट्स and then generalize, but rather constantly comment on the evidence of the notes even while taking them. So यहाँ समझ रहे हैं आप, ये कह रहे हैं अदर वर्ड्स में ऐसा नहीं है कि सबसे पहले जो डेटा है उसे गैदर कर लिया और हमने उसके ऊपर फटाफट जो है नोट्स बनाने स्टार्ट कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सबसे पहले डेटा को कलेक्ट किया जाता है, फिर उसको एक सीरीज़ में लगाया जाता है, इसके बाद यहाँ पे एनालिसिस होता है, उसका कमेंट्स होते हैं उस पर, पूरा प्रॉपर एनालिसिस होने के बाद उसके जो रिज़ल्ट आते हैं तब जनरलाइजेशन बनता है, तब इसके नोट्स जो है बनते हैं। सो द पॉइंट टू बी नोटेड इज़ दैट इवन वाइल टेकिंग नोट्स द स्टूडेंट और स्कॉलर मस्ट नॉट बी पैसिव रिकॉर्डर। पैसिव रिकॉर्डर नहीं होना चाहिए जब भी आप जो है ये नोट्स वगैरह बना रहे हैं जनरलाइजेशन के, बट शुड फंक्शन विद एन एक्टिव माइंड। आपका जो माइंड है वो हमेशा यहाँ पे एक्टिव होना चाहिए, एक्टिव डेटा कलेक्शन और एक्टिव माइंड, कीप इट। ये जो है दोनों बहुत इंपॉर्टेंट सोर्सेज है जनरलाइजेशन के, होना चाहिए ऐसा। यहाँ पे एक जो है हाईलाइट करके लिखा हुआ है, हिस्टोरियन हैज़ टू बी लाइक अ क्यूरियस चाइल्ड। मतलब कि जो हिस्टोरियन है उसमें उत्सुकता होनी चाहिए, एक बच्चे की तरह जो हर चीज़ को जानना चाहे। क्योंकि क्या होता है कि जब भी हम जनरलाइजेशन करते हैं, जनरलाइजेशन या किसी भी फैक्टर को आप ले लीजिए, उसमें हर चीज़ को जानने की उत्सुकता होनी चाहिए, तभी वो प्रॉपर एनालिसिस कर पाएगा कि सिमिलैरिटीज़ क्या हैं, डिसिमिलैरिटीज़ क्या हैं, इसमें क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या मतलब इसका एक्टिव एरिया है, क्या इसका ग्रुप है, क्या कैटेगरी है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें। सो नाउ हाउ टू इम्प्रूव वंस कैपेसिटी टू जनरलाइज। चलिए, one should acquire and improve the capacity to handle ideas. Since all generalization are grasped as ideas, one should learn to handle ideas. However poorly one may do so in the beginning, one should constantly conceptualize one's problem in the place of mere narration. Even while narrating, one should see one's material as an illustration of the general at however low a level. सो यहाँ पे क्या है, हमें सभी जनरलाइजेशन के पीछे के कंसेप्ट और आइडियाज़ को समझना चाहिए। ये नहीं कि हम सिर्फ नरेशन ही काफ़ी नहीं है। जब हम जनरलाइजेशन करते हैं तो हमें उसके पीछे के कंसेप्ट और आइडियाज़ को समझना चाहिए, उसे एनालाइज करना चाहिए, ये कहा गया है। सेकेंड, वन शुड लर्न टू अप्लाई लॉजिकल प्रिंसिपल, लॉजिकल fallacies such as circular reasoning have to be avoided. Restatement of a question in a positive form is not an answer to it. ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया है कि हमें क्वेश्चन को ही घुमा फिरा के आंसर नहीं बनाना है, हमें यहाँ पे उसके पीछे का लॉजिकल प्रिंसिपल
जो है वो टेस्ट करके देखना है कि उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या रीज़न है, ये देखना है हमें। अभी यहाँ पे नीचे एक एग्जांपल दिया है, सिमिलरली टू द आंसर टू द क्वेश्चन वाई अकबर वॉज अ ग्रेट रूलर बिकॉज ही नो हाउ टू रूल इज़ नो आंसर। मतलब कि अकबर एक ग्रेट रूलर था, इसका आंसर देखिए क्या होगा, अकबर एक ग्रेट रूलर था, इसका एक आंसर क्या होगा, यही कि अकबर जो है वो रूलर बनने लायक था। ऐसा नहीं है कि उसे पता था कि हाउ टू रूल कैसे करना है, वो उसके लायक था, उसके अंदर वो चीज़ें, वो मतलब कैपेसिटी थी। ठीक है, तो हमें उसके पीछे को यहाँ पे लॉजिकल प्रिंसिपल, जो लॉजिक है वो जानना ज़रूरी है, उसके पीछे का रीज़न जानना ज़रूरी है। अब सीधी सी बात है, अकबर जो है वो ग्रेट रूलर था, अगर ग्रेट रूलर है तो उसे रूल करना आता ही होगा, रूलर है ना वो। सेकंड, थर्ड, लैंग्वेज इज़ अ हिस्टोरियंस बेसिक टूल। तो यहाँ पे लैंग्वेज के बारे में बात की गई है। लैंग्वेज जो है वो हिस्टोरियन का बेसिक टूल है। वन शुड यूज़ क्लियर लैंग्वेज इन थिंकिंग और राइटिंग इवन इफ़ इट इज़ सिंपल। तो यहाँ पे हमें जो राइटिंग्स है वो लैंग्वेज जो है उसकी क्लियर होनी चाहिए। वन शुड यूज़ क्लियर लैंग्वेज यूज़ होनी चाहिए इन थिंकिंग और राइटिंग, थिंकिंग में भी और राइटिंग में भी। इससे पहले भी हमने डिस्कस किया है कि जनरलाइजेशन में जो जनरलाइजेशन है वो कैसे होनी चाहिए, एक्सप्लिसिट होनी चाहिए, डिबेटेबल होनी चाहिए, ओपन होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए। सो यहाँ पे वही बात की गई है, जब लैंग्वेज अच्छी होगी, सीधी होगी, साफ होगी, क्लियर होगी, तो हम उसे और अच्छी तरीके से जान पाएंगे। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट, वन शुड स्टडी एंड एग्जामिन इन अ सिस्टमैटिक मैनर द थिंग हिस्टोरियन टॉक अबाउट। सिस्टमैटिक मैनर पहले भी बताया है कि जब भी हम कोई डेटा गैदर करते हैं, कोई सोर्सेज गैदर करते हैं, तो वो एक सिस्टमैटिक मैनर में ही अरेंज होनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट, यहाँ पे रिफाइनमेंट ऑफ कंसेप्ट की बात की गई है। मतलब कि हम कंसेप्ट का रिफाइनमेंट, हमें यहाँ अपने कंसेप्ट को रिफाइन करना है और लोगों से डिस्कस करना है, लोगों से, आपके जो प्रोफेसर्स हैं, कलीग्स से, जब हम डिस्कस करेंगे तो क्या होगा, हमारे जो कंसेप्ट्स हैं वो और भी ज़्यादा रिफाइन होंगे, हम और अच्छे डायरेक्शन उसे दे पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल वगैरह भी दिया हुआ है, वो मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगी एक्सप्लेन करके, वीडियो और भी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। वन शुड एक्वायर द क्वालिटी ऑफ क्रिटिकल रिस्पेक्टिविटी टू न्यू आइडियाज़। सो यहाँ पे इसके बारे में बात की गई है, क्रिटिकल रिस्पेक्टिविटी के बारे में। क्रिटिकल एनालिसिस होना चाहिए यहाँ पे न्यू आइडियाज़ का, प्रॉपर लॉजिक के साथ टेस्ट करना चाहिए हमें। सो नेक्स्ट पॉइंट, one should acquire the quality of critical receptivity to the new ideas. One does not have to accept new ideas simply because they are new. ऐसा नहीं है कि न्यू आइडियाज़ को हमें जैसे आए हैं वैसे ही अडॉप्ट करें, हमें उसका प्रॉपर लॉजिक चेक करना चाहिए, टेस्ट करना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए, हमें उसकी क्रिटिक्स देखने चाहिए। ठीक है, एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि न्यू आइडियाज़ को हम ऐसे के ऐसे ही यहाँ पे अडॉप्ट कर लें। नेक्स्ट, सेवन्थ पॉइंट, अब वन शुड बी फेमिलियर विद प्रायर जनरलाइजेशन इन वंस एरिया ऑफ स्टडी। अब क्या है, हम जिस एरिया ऑफ स्टडी के बारे में बात कर रहे हैं, हमें उसकी प्रायर जनरलाइजेशन जो है वो चेक कर लेनी चाहिए। यहाँ पे हमें उसके साथ फेमिलियर होना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है, हमारी जो कैपेसिटी है क्रिटिकल एग्जामिनेशन की, वो जो है वो इम्प्रूव हो जाती है, डेवलप हो जाती है। ये सारा इसी के बारे में लिखा हुआ है, आगे मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके आपको नहीं बताने वाली हूँ, क्योंकि बात वही लिखी हुई है, बस थोड़ा सा इसमें एग्जाम्पल वगैरह दिए हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, कंपैरेटिव हिस्ट्री, सोशल साइंस एंड नेचुरल एंड फिजिकल साइंस आर रिच सोर्सेज ऑफ जनरलाइजेशन। ये तो आपको भी पता होगा, कंपैरेटिव हिस्ट्री, सोशल साइंस और नेचुरल एंड फिजिकल साइंस जो है वो रिच सोर्सेज हैं हिस्ट्री के, सॉरी जनरलाइजेशन के रिच सोर्सेज हैं ये। सो इसके बारे में जानते हैं हम। कंपैरेटिव हिस्ट्री, यहाँ पे किसके बारे में बात की गई है, कंपैरेटिव हिस्ट्री का मतलब ये है एक पर्टिकुलर एरा में
एक पर्टिकुलर एरा में हमें वाइडली चेक करना चाहिए कि उस पर्टिकुलर टाइम पर कंपेयर करना चाहिए हमें कि अदर वाइड मतलब वर्ल्ड वाइड क्या चल रहा है, क्या इवेंट्स हो रहे हैं, उससे हमें जो है रिलेट करना चाहिए, उसके कनेक्शंस हमें चेक करने चाहिए, जो भी पॉसिबल कनेक्शंस हैं टेस्ट करने चाहिए, उसके बेसिस पर सिमिलैरिटीज़ डिससिमिलैरिटीज़ मिलाकर हमें जो है जनरलाइजेशन बनानी चाहिए। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो जनरलाइजेशन है वो और भी ज़्यादा इम्प्रूव होगी। हमें पता चलेगा कि वहाँ पर जो सिचुएशन चल रही है सेम यहाँ पर है या नहीं। हम जब तक कंपेयर नहीं करेंगे तब तक हमें यूनिकनेस का पता नहीं चलता है। तो यहाँ पे कंपेरेटिव हिस्ट्री के बारे में ही बात की गई है, ठीक है। और सोशल साइंस मतलब कि सोशल साइंस में क्या चल रहा है, मतलब सोशल साइंस आपको पता है, जैसे मैंने अभी ऊपर एलैबोरेट करके आपको बताया, नेचर में, फिजिकल साइंस में क्या चल रहा है, ये सब चीज़ जो है ये रिच सोर्सेज है जनरलाइजेशन के। तो हमें इन सब चीज़ों का एनालिसिस करते रहना चाहिए। One should acquire better knowledge of the present. One should be better touch with the present and in fact should एक मिनट, नेक्स्ट पॉइंट। अब हम इसमें जो कहा गया है, वन शुड एक्वायर बेटर नॉलेज ऑफ द प्रेजेंट, वन शुड बी इन बेटर टच विद द प्रेजेंट एंड इन फैक्ट शुड इवन पार्टिसिपेट इन द मेकिंग ऑफ द प्रेजेंट। अब यहाँ समझिए क्या कहा गया। इस पूरे पैराग्राफ को मैंने पढ़ लिया है पहले ही, तो मैं आपको इसके बारे में पूरा बता देती हूँ कि हम अपने पास्ट में कॉमन सेंस तभी यूज़ कर पाएंगे जब हमारे पास प्रेजेंट की स्टडीज़ हों, समझ रहे हैं आप। और कॉमन सेंस को इम्प्रूव करने के लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ, एरिया ऑफ एक्टिविटी को हमें इम्प्रूव करना चाहिए। यहाँ कॉमन सेंस की बात की गई है, सीधे सीधे मैं आपको बताती हूँ। कॉमन सेंस आपको पहले भी मैंने अभी सोर्सेज में बताया है कि कॉमन सेंस जो है वो कितना ज़रूरी है इसके लिए, जनरलाइजेशन के लिए। तो वही इसमें डिस्कस किया गया है कि हम प्रेजेंट को जो यहाँ पर है उसकी स्टडीज़ करते हैं और कॉमन सेंस के साथ ही हम उसे अपने पास्ट से इंटर रिलेट कर पाएंगे। और जब हमारी कॉमन सेंस अच्छी होगी, आपको पता है कॉमन सेंस इम्प्रूव कैसे हो सकती है, हमारी जब क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो, हम अच्छी पोजीशन पे हों, ठीक है, हमारा एरिया ऑफ एक्टिविटी अच्छा हो, हम जहाँ पे एक्टिव हैं एरिया ऑफ एक्टिविटी हमारा अच्छा हो, हमारी लाइफ जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो, हमें ये सब चीज़ें इम्प्रूव करनी चाहिए। हमारी अपब्रिंगिंग जैसी है, ये सब चीज़ें जो हैं हमें मतलब हमारी कॉमन सेंस को और भी ज़्यादा अच्छा बनाती हैं। तो ये जनरलाइजेशन करने में हमारी यहाँ पे हेल्प करता है और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। एंड अनदर वन इज़ one's position in life certain influence one's capacity to generalize and understand the much march of the history। यहाँ पे जो बात की गई है ये पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में बात की गई है, मतलब एक हिस्टोरियन का पर्सनल एक्सपीरियंस जो है उसके बारे में। हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो हमें इन्फ्लुएंस करते हैं जनरलाइजेशन की कैपेसिटी को समझने के लिए। तो ये है ओवरऑल। ये आगे चलिए एक बारी हम इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। वैसे मैंने आपको सारा बता ही दिया, कोई डाउट या क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या किसी भी तरीके की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आपको रह गई हो या कोई कुछ नहीं समझ में आया हो, आप पूछ सकते हैं वो। अब हम यहाँ पे एक बारी क्वेश्चंस देख लेते हैं। व्हाट इज़ अ जनरलाइजेशन, जनरलाइजेशन क्या है आपको बताया मैंने, आप यहाँ पे लिख सकते हैं डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ जनरलाइजेशन। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, जो लेवल्स मैंने बताए हैं, लो लेवल, मिडिल लेवल और वाइड लेवल, प्रॉपर पूरा एक्सप्लेन करना। डू यू थिंक दैट देयर इज़ अ नीड ऑफ फॉर जनरलाइजेशन इन हिस्ट्री राइटिंग। अब यहाँ पे पूछा गया है हिस्ट्री राइटिंग में क्या ज़रूरत है जनरलाइजेशन की। ऑब्वियसली ज़रूरत है, विदाउट जनरलाइजेशन हमें पता ही नहीं चलेगा कि वो मतलब एक्चुअल में फैक्ट है या क्या है या नहीं है, और है भी तो क्या है। मैंने आपको बताया जैसे फैक्ट अपने आप में, फैक्ट या सोर्सेज अपने आप में ही अपना मीनिंग जो है वो रिवील नहीं करते हैं। डिस्कस द वेरियस ऑब्जेक्शंस टू द जनरलाइजेशन, ऑब्जेक्शंस जो है मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं ऊपर। व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस इन विच यू मे जनरलाइज अबाउट योर वर्क। स्टेजेस पूछे गए हैं यहाँ पे, बताया गया है आपको, वो सब बताइए यहाँ पर। सो व्हाट आर द सोर्सेज, सोर्सेज का वही क्वेश्चन है, सोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ विच यू कैन जनरलाइज इवन बिफोर स्टार्टिंग एम्पेरिकल वर्क, वही है, सोर्सेज ही हैं यहाँ पे। तो बताइए उसके बारे में। हाउ कैन यू इम्प्रूव योर वंस कैपेसिटी टू जनरलाइज, अभी जो लास्ट हमने कंसेप्ट डिस्कस किया वो है यहाँ पर। सो ऑलमोस्ट ये हो गया है कवर पूरा टॉपिक। कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में आके। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।